गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। देखो हमने सपोषी पोषण विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है यहाँ तक पढ़ा था। 6 क्वेश्चन तक मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है 7th वाला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण प्रक्रिया को समझाइए। नेक्स्ट क्या है, प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण प्रक्रिया को समझाइए, ये वाला प्रश्न है। मनुष्य में क्या होता है कि रक्त के अंदर 3 प्रकार की कणिकाएं होती है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स क्या करती है कि जब हम कहीं गिर जाते हैं तो रक्त का थक्का बनाने का काम करती है। तो जैसे हम चल रहे हैं, रास्ते में गिर गए तो रक्त निकलेगा और कुछ ही देर में वहाँ पे थ्रोम्बोसाइट व प्रोथ्रोम्बिन मिलकर रक्त का थक्का बना देता है। तो ये इसका आंसर लिखना था आपको कि अनुरक्षण प्रक्रिया को समझाइए। तो इसमें लिख सकते थे कि रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स जब कभी हमारे चोट लग जाती तो रक्त निकलने लगता था, तो वहाँ पे एक जाल बनाने का काम करता है और वहाँ पे रक्त को रोकने का कार्य करता है। उसमें प्रोथ्रोम्बिन है, थ्रोम्बोसाइट्स है, कुछ कारक होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें अनैच्छिक क्रियाएं सब प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं। तो अनैच्छिक क्रियाएं वो होती है जो हमारी इच्छा से नहीं होती है, अपने आप होती है। जैसे कि भोजन का डाइजेशन अंदर हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है। जैसे हम सांस ले रहे हैं तो अनैच्छिक क्रिया है। जैसे जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो क्रिया हो रही है, जो ऑटोमेटिकली हो रही है, वो सभी क्या है, आँखों का पलकों का झपकना है ना, ये। और बहुत सारी क्रियाएं होती है हमारी बॉडी के अंदर ऐसी जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है, जो हमारी इच्छा पे डिपेंड नहीं होती, ऑटोमेटिकली बॉडी उसको करता है। जैसे भोजन को हम मुंह में चबाते हैं, उसके बाद अंदर निगलते हैं, निगलने के बाद वो आमाशय में चला जाएगा और वहाँ पे किस प्रकार से उसका मंथन होगा, पचित भोजन का अवशोषण होगा, है ना। ये सारी जो प्रोसेस है ये अनिश्चित क्रियाएं होती है। एक होता है प्रतिवर्ती क्रियाएं। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है, जो अचानक होने वाली क्रियाएं होती हैं उन्हें प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। जैसे रास्ते में चल रहे और कहीं कांटा चुभ गया हमारे, तो वो क्या हुआ, प्रतिवर्ती क्रिया होगी। उसके प्रति हम पैर तुरंत हटाएंगे। हम रास्ते में जा रहे और हमारे सामने सांप आ गया तो हम तुरंत वहाँ से भागेंगे सामने से, तो वो प्रतिवर्ती क्रिया होगी। तो अनिश्चित क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रिया एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, तो इसका आंसर आपको लिखना था। तो इसमें लिख सकते थे आपकी अनैच्छिक क्रियाएं शरीर में स्वतः अपने आप चलती रहती है, लगातार बॉडी में होती रहती है, लेकिन प्रतिवर्ती क्रियाएं अचानक होती है ना, और इसके लिए कोई विशेष समय नहीं होता है। दूसरी बात, अनैच्छिक क्रियाएं जो होती है उसका हम नियंत्रण नहीं कर सकते, जबकि प्रतिवर्ती क्रियाओं को हमारी बॉडी का जो मस्तिष्क वाला भाग है, मेरुरज्जु, उसको नियंत्रित कर सकता है ना। अच्छा, अनैच्छिक क्रियाएं जो होती है वो बॉडी के शरीर के जितने भी अंग हैं उसमें लगातार एक निश्चित क्रम से चलती रहती है, जबकि प्रतिवर्ती क्रियाएं कभी होती है कभी नहीं भी होती है, उसका कोई फिक्स नहीं है कि कब होगी, है ना। तो इस प्रकार से आप उसमें भिन्नता लिख सकते थे, 2 भिन्नता लिखनी थी आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं 90 क्वेश्चन की, कि एक लिंगी व उभयलिंगी पुष्प में किसे कहते हैं। तो एक लिंगी ऐसे पादप जिनके पुष्पों में एक ही पुष्प के अंदर पुंकेसर व स्त्री केसर पाए जाते हैं, मतलब तो उसे तो उभयलिंगी कह देंगे हम। यानी एक प्रकार का लिंग हो, जैसे कि नर युग्मक हो तो सिर्फ नर ही हो और मादा हो तो मादा, यानी एक किसी पुष्प में एक लिंग का पाया जाना एक लिंगी कहलाएगा। चाहे वो पुंकेसर हो सकता है, नर जन्नांग हो सकता है या मादा जन्नांग हो सकता है। और उभयलिंगी में क्या होगा, यदि किसी पुष्प के अंदर एक केसर या स्त्री केसर दोनों प्रकार के लिंग है तो उसे हम उभयलिंगी कहते हैं। स्पेशली आप देख सकते हो गुड़हल है, सरसों है, मटर है, ऐसे बहुत सारे पादप है। एंजियोस्पर्म प्लांट जो होते हैं, आवर्त बीजी पादप, वो सभी उभयलिंगी पुष्प ही होते हैं। जैसे पपीता है, ये जो पादप होते हैं ये एक लिंगी होते हैं, ठीक है। तो ये लिख सकते थे आप। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ऋतु स्त्राव क्यों होता है, समझाइए। तो ऋतु स्त्राव जो है, मादा के अंदर
होता है। और क्यों होता है? क्योंकि एक निश्चित आवृत्ति के बाद अंडाशय परिपक्व होता है। तो प्रत्येक माह में जो मादा होती है एक अंडाणु का निर्माण करती हैं। उस दौरान क्या होता है, पुट्टिकाएँ बनती हैं, उनमें मैच्योरिटी आती है, वो परिपक्व होती है, यानी 9 दिन का टाइम लगता है। और माहवारी के 14वें दिन ओवुलेशन होता है, यानी अंडोत्सर्ग होता है। और अंडाणु जब उस खोल से बाहर आता है और अंडाशय से सीधा अंडवाहिनी में आता है। तो यहाँ पर जो ये प्रोसेस हो रही है अंडाणु परिपक्वन की, इसमें अंडाणु परिपक्व होता है और ये बाहर आता है। अगर निषेचन हुआ तो वापस 28 दिन के बाद ये रिपीट नहीं होगा, मेस्टर साइकिल, है ना, और गर्भधारण हो जाएगा और वहाँ पे कार्पस ल्यूटियम बन जाएगा उस खोल से, है ना, और वो इस प्रकार से वो एंड्रोमेट्रियम को बचा के रखेगा। लेकिन यदि निषेचन नहीं हुआ तो ये वापस 28 दिन बाद रिपीटेशन होता है इसका, और क्या होगा, इसके अंदर ये होगा, नई माहवारी आ जाएगी। अब मैं बता देता हूँ आपको इसमें क्या होता है। ये देख सकते हो इस प्रकार से अंडाशय होता है, ये ऐसे। इसमें सबसे पहले क्या होता है, पुट्टिकाएँ बनती है ऐसे। ये पुट्टिकाएँ हैं, बहुत सारी बनेगी ऐसे, इनको बोलते हैं अपन पुट्टिकाएँ, या इनको फॉलिकल्स कहते हैं। छोटी छोटी ग्राफिन मतलब पुट्टिकाएँ होती। फिर क्या होता है सेकंड में कि ये पुट्टिकाएँ मध्य में आ जाएगी एक, और बाकी पुट्टिकाएँ इसके चारों तरफ लग जाती है ऐसे ऐसे। इसको बोलेंगे अपन प्राइमरी पुट्टिका। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे अपन प्राइमरी पुट्टिका, यानी प्राथमिक पुट्टिका। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसमें सेकेंडरी पुट्टिका बनेगी। इसके और थोड़ा डेवलप हो जाएगा। इसके अंदर आप देख सकते हो, तो ये थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना दो प्रकार की लेयर इसके चारों तरफ बन जाती हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे सेकेंडरी पुट्टिका। और फिर बनेगा यहाँ पर आप देख सकते हो व्यवस्थित अंडाणु, और अंडाणु के चारों तरफ क्या होगा, एक लेयर और बन जाएगी। इस प्रकार से आप देख सकते हो कि अंडाणु के चारों तरफ दो लेयरें बनी है, जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा। और इस खोल को क्या कहेंगे, तो यहाँ पे दो होगा, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। ये ध्यान रखना, यहाँ पे तो एक्सटर्ना है ये, और ये इंटरना, दो प्रकार की लेयर बन जाती है। फिर क्या होता है 14वें दिन, ये पहले दिन से लेकर 14वें दिन की बता रहा हूँ, 5 दिन तक तो ब्लडिंग होगी, और 6ठे दिन से लेकर 14वें दिन तक 9 दिन तक अंडाणु का निर्माण होता है। उसके बाद यहाँ 14वें दिन क्या हो जाता है, अंडो उत्सर्ग हो जाता है। इसमें क्या होगा, अंडाणु बाहर आ जाएगा, इसकी ये खोल है, और इस खोल से आप देखोगे कि अंडाणु क्या हो गया, बाहर आ गया ये और ये अंडाणु सीधा अंडवाहिनी के अंदर चला जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस होगी, और ये क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निर्माण करेगा ये खोल। तो इतना सारा आपको लिखना था कि ऋतुस्राव क्या होता है कि मादाओं के अंदर एक निश्चित समय में दोहराई जाने वाली प्रावस्था को ऋतुस्राव कहते हैं, जो 1 से 28 दिन की होती है, जिसमें एंड्रोमेट्रियम झड़ती है और रक्त के साथ झड़ जाती है ना। अब एंड्रोमेट्रियम क्या होती है मैं बता देता हूँ आपको। एंड्रोमेट्रियम जो है, यहाँ पे जो गर्भाशय की जो दीवारें होती है उसको एंड्रोमेट्रियम कहते हैं। ये तो ये जो दीवारें हैं गर्भाशय की, ये तो अंडवाहिनी हो जाएगी, है ना। तो ये जो गर्भाशय की जो दीवारें हैं ये जड़ती है ना, और वापस मजबूती से बनती है। तो ये प्रोसेस चलता ही रहता है। तो ये इसीलिए ऋतुस्राव कहते हैं कि हर माह में होता है। अगर निषेचन हो गया तो ये नहीं होगा, यहाँ पे जाके भ्रूण बन जाएगा, और फिर ये हमेशा के लिए 9 महीने के लिए कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 28 दिन का होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इस दोष के निवारण हेतु किस प्रकार का लेंस उपयोग में लेना चाहिए। तो निकट दृष्टि का दोष का मतलब है कि जिसमें निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, साफ नहीं दिखाई देती। अब आपने बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है कि दिखाई नहीं देती है, इसका मतलब तो वो अंधा है, सीधी सी बात है। तो फिर आंसर गलत हो जाएगा तुम्हारा। आपको लिखना पड़ेगा कि निकट की वस्तु साफ दिखाई देती हैं और दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, स्पष्ट क्लियर दिखाई नहीं देती है,
दूर की वस्तु। तो निकट दृष्टि दोष का ये परिभाषा हो जाएगी। निवारण क्या है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, सीधी सी बात है, और कुछ नहीं लिखना था इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है आसमान नीला? कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, उसमें से क्या होता है कि जो आसमानी जो रंग है जो लाल रंग है, उसमें ध्यान रखना कि तरंग दैर्घ्य के कारण ऐसा होता है। पहली लाइन ये लिख सकते हो। दूसरी लाइन क्या लिख सकते हो कि आकाश में नीला दिखाई देने का मतलब ये है कि प्रकाश का जो प्रकीर्णन है सबसे कम यहाँ पे जो होता है, जो नीले रंग जो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णित हुआ है, तो इसलिए वो दिखाई दे रहा है, और बाकी जो रंग है अवशोषित हो जाते हैं और आसमान इसीलिए हमें नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, ऋतु स्राव क्यों होता हो गया ये। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, तो ये भी हो गया। आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, है ना। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, तो इसमें लिखना था आपको कि हाइड्रोजन व कार्बन जो होते हैं, यानी हाइड्रोजन व कार्बन से बने वे यौगिक जिनमें एकल बंध पाया जाता है ना, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे असंतृप्त, तो संतृप्त क्या होगा, तो जिसमें एल्कीन एल्काइन है ना, ये असंतृप्त होंगे, और एल्केन जो होगा वो क्या होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे असंतृप्त पूछा था, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब कार्बन कार्बन के मध्य में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान रखना 2 प्रकार के होते हैं ये, असंतृप्त संतृप्त। एल्केन एल्किन एल्काइन, इनको अलग अलग कर रखा है। किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए, तो ये तो बहुत ईजी था। ये जैसे छड़ चुंबक बना दो ऐसे, ये इसमें जैसे एन कर दो, इधर एस कर दो, और चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे काल्पनिक रेखाएं होती है, ऐसे चलती है, ऐसे इस प्रकार से चलती है। काल्पनिक रेखाएं होती है जो ऐसे चलती है, कभी भी एक रेखा दूसरे को काटती नहीं है, और इस प्रकार से ये एन से एस की ओर होती है। ठीक है, देखी होगी आपने। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की विशेषता क्या होती है। नंबर 1 विशेषता कि एक दूसरे को काटती नहीं है। नंबर 2, एन से एस की ओर होती है इनकी दिशा। दूसरी, जो चुंबकीय बल रेखाएं है वो पास में बहुत ही सघन होती है, मतलब जो चुंबकीय छड़ होती है उसके जस्ट पास में बहुत सघन होती है ऐसे, लेकिन जैसे जैसे दूर जाते हैं इनकी जो डिस्टेंस बढ़ती जाती है। तीसरा, दूर जाने पर इनकी जो है क्षमता कम हो जाती है, चुंबकीय बल जो रेखा है, क्षेत्र की रेखा होती है वो क्या हो जाती है, कम पावरफुल हो जाती है। ये तो कुछ 4-5 ये ध्यान रखना था आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण पदार्थों को अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जैव निम्नीकरण पदार्थ किसे कहेंगे, जो मतलब अपघटित हो जाते हैं, जैसे कि सब्जी है, ये है, जैसे आप समझ सकते हो, जैसे कि शाक सब्जी है विघटित होकर कंपोस्ट बना रही है, तो ये जैव निम्नीकरण पदार्थ है ना। जैसे पहला प्रश्न ही आपका आया था ये, तो ये लिख सकते हैं आपकी शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना है, जैव निम्नीकरण है ना। और इसमें शाक सब्जी जो भी है वो सब आता है, जैव जीव वगैरह। और अजैव निम्नीकरण का मतलब क्या, जिसका अपघटन नहीं होता है, जो क्या होता है विघटित नहीं होता है ना। और उसमें हो जाएगा जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक और पॉलीथीन है, ये कभी भी विघटित नहीं होता है, तो ये वाला प्रश्न हो जाएगा इसके अंदर, आप देख सकते हो ये वाला। नेक्स्ट, ये पारितंत्र किसे कहते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि पारितंत्र का मतलब क्या होता है। यहाँ पे पहली बात तो उसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए आपको। तो इसमें सीधी सी परिभाषा है इसकी कि भाई पारितंत्र में जैव और अजैव घटकों को सम्मिलित रूप से यहाँ पर पारितंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं, है ना। यानी जैव अजैव घटकों का पर्यावरण के साथ जो संबंध होता है, जो अन्योन्य क्रिया होती है, वो पारितंत्र कहलाती है। पारितंत्र के विभिन्न अजैव घटकों के नाम लिखिए, तो प्रकाश है, हवा है, मृदा है, जो अजैव जितना भी है, मिट्टी है ना, प्रकाश, आकाश, ताप, हवा, पानी, ये सब अजैव घटक इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सपाट कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो उपचयन अपचयन अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रियाओं को संयुक्त रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें क्या होता है, यहाँ पे एक समीकरण दे रखी है, इसने समीकरण दी थी, आप देख सकते हो
क्या दी थी समीकरण देखो कि ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन इज इक्वल टू जिंक प्लस यहाँ पे हो जाएगा CO। तो यहाँ पे देखो कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और जिंक में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे उपचयन हो रहा है, कार्बन का उपचयन हो रहा है और यहाँ पे जिंक का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयन। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है इसके अंदर और इसके अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो ये आपको ऐसे बताना था कि यहाँ पे कार्बन का तो उपचयन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिंक ऑक्साइड का यहाँ पे अपचयन हो रहा है, यानी रिडक्शन हो रहा है। तो ये समझा सकते थे आप, और ये समीकरण से भी समझा सकते थे। देखो 19वां प्रश्न मैंने इसमें क्लिप लेना भूल गया, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। क्या था 19वां प्रश्न कि माँ के शरीर में, ये तो हो गया 19वां। 18वें में भी ब था, क्या था, ब, कि वसा खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से कैसे बचाते हैं। तो वसा जो होती है, वसा युक्त खाद्य पदार्थों को बचाने के लिए क्या किया जाता है, विकृत गंधी होने से बचाने के लिए, जैसे अचार है तो तेल में डाला जाता है, मुरब्बा है आंवले का तो उसको चाशनी में डाला जाता है ना। तो ये ऐसे करके, अच्छा तो ये जो है वसा युक्त पदार्थों को बोलते हैं इनको, और इनको बचाने के लिए, विकृत गंधी होने के लिए वायु से, ऑक्सीजन से और इसको नमी से बचाने के लिए किया जाता है, तो विकृत गंधी नहीं हो। तो इसमें लिख सकते थे उपाय आप ये, माँ के शरीर में गर्भ शिशु को भ्रूण पोषण किस रचना द्वारा मिलता है। तो इसमें क्या हो जाएगा 19वें का, है ना, 19वें में ध्यान रखना आपको। 19वां प्रश्न है, इसके अंदर हो जाएगा प्लेसेंटा, प्लेसेंटा अपरा, इसके द्वारा होता है ना, जो माँ से जुड़ा रहता है ना। मानव मादा जनन तंत्र का चित्र बनाइए। बहुत सरल था ये, तो आपको सिंपल सा चित्र बनाना था। इधर इस प्रकार से आप बना सकते थे, देखो मैं बना रहा हूँ, बहुत इजी चित्र आए थे, लेकिन आपने बहुत सारे बच्चों ने इसको भी गलत बनाया। ये देख सकते हो, इस प्रकार से आप, इस प्रकार से, ये बिल्कुल इजी है ना। आप देखो ना, कहाँ मादा जनन तंत्र हार्ड है, देखो कितना सुंदर डायग्राम बन गया। अब देखो ये इस प्रकार से, ये अंडाशय हो गया बीच में, ये एंड्रोमेट्रियम बन गई, है ना, ये अंडवाहिनी हो गई, ये अंडाशय हो गया, है ना, ये अंडाशय हो गया, ये अंडवाहिनी हो गई। इस प्रकार से ये गर्भाशय हो गया यहाँ पर, है ना, और ये यूरेथ्रा हो गया, मूत्राशय। इस प्रकार से डायग्राम बनाना था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लेंस क्षमता का मात्रक व सूत्र लिखो, है ना। तो लेंस क्षमता का मात्रक डायप्टर है, वो सूत्र क्या होगा, 1/f होगा, है ना। ये आपको बताइए, सबको सिंपल था इसका। तो इसका मात्रक क्या है, डायप्टर। क्षमता का मतलब उसकी डेंस क्षमता, कैपेसिटी निकालते हैं इसमें ना, क्षमता पावर निकालते हैं उसकी, लेंस की पावर, तो उसको 1/f होगा, ठीक है। देखिए अगला, बेंजीन का संरचना सूत्र, 21वें प्रश्न की बात कर रहे हैं हम। 21वां क्या होगा, ये 3 नंबर का था। बेंजीन संरचना सूत्र बनाइए, इसमें उपस्थित द्विबंधुओं की संख्या लिखिए। तो बेंजीन कैसा होता है, तो कार्बन 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 और ये कार्बन। ये देखो बेंजीन की संरचना सूत्र में, इसमें यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ डबल ऑर्थो पैरा मेटा पर ध्यान रखना आपको ये। अच्छा यहाँ पे देखो, एक कार्बन से 4 बॉन्ड होते हैं, तो एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगी, एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगी, एक एक हाइड्रोजन सब पे जुड़ जाएगी। तो देखो आप, यहाँ डबल बॉन्ड है तो सब पे एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगी, ये संरचना सूत्र होगा इस पे। तो क्या कह रहा है ये संरचना सूत्र हो गया इसका। तो द्विबंधु की संख्या लिखिए, तो द्विबंधु की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। कितनी होगी, 3। और यहाँ पे अगर मुझे एकल बंधु की संख्या कितनी होगी, तो वो आपको पता होना चाहिए कि कितनी होगी। तो 1 2 6 तो ये हो जाएगी, और एक एक और इसके पीछे होगी, तो 9 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 9, ये याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लेकिन द्विबंधु की संख्या पूछी है, डबल बॉन्ड 3 जगह ही होते हैं, ये ध्यान रखना। और हाइड्रोजन कितनी होती है, तो इसका C6H6 सूत्र होता है, ठीक है। ये बेंजीन हो गया। नेक्स्ट है H2S की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना क्या होती है, H2S, तो हाइड्रोजन, S और हाइड्रोजन। तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 होता है, इधर भी 1 होता है इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन सल्फर का ले लेगा ये, है ना, ये, तो इसकी भी अष्टक पूरा हो जाएगा और इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा। अब 2 इलेक्ट्रॉनों का दोनों पर अधिकार होगा, इस प्रकार से ये संरचना बनती है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्योंकि बाह्यतम कोश में इसके कितना होता है, 4 होता है सल्फर के, तो 4 1 2 3 4 ये, और 4 ये 8 हो जाएगा, इसका भी इस प्रकार से हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि दिए गए हाइड्रोकार्बन में किसमें संकलन अभिक्रिया होती हैं, तो इसमें C3H इसमें होती है, ठीक है, ये देख सकते हो आप।
नेक्स्ट हम बात करते हैं मानव श्वसन वर्णक का नाम लिखो। मानव में श्वसन वर्णक कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन। सीधी सी बात है, मानव में श्वसन वर्णक क्या होगा? हीमोग्लोबिन, है ना। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है ना, वर्णक है एक प्रकार का जो ऑक्सीजन का वहन करता है। धमनी शिराएं में क्या अंतर है? तो धमनियाँ जो होती है वो गहराई में होती है, शिराएं जो होती है वो सरफेस पे होती है, सीधी सी बात है। अच्छा, धमनियाँ जो होती है वो मोटी दीवार युक्त होती है, शिराएं क्या होती है और पतली थीन वाली होती है, मध्य दीवार वाली। अच्छा, शिराओं में कपाट पाए जाते हैं, धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं। धमनियाँ जो होती हैं शुद्ध यानी जो ऑक्सीजनेट रक्त का प्रवाह करती है और शिराएं CO2 युक्त रक्त का प्रवाह करती है। 4 अंतर लिख सकते थे आप। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो मानव श्वसन वर्णक क्या है? तो हीमोग्लोबिन, आपको पता ही है। उसके बाद बात करते हैं हम कि मानव हृदय का नामक चित्र बनाइए। तो मानव हृदय का चित्र आप बना सकते थे सिंपल सा, ऐसे चार्ट बना के भी बना सकते हैं आप इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से ये बना सकते थे आप इस प्रकार से। तो ये आलिंद हो जाएगा और ये निलय हो जाएगा, है ना, वेंट्रिकल है ना। ये इस प्रकार से यहाँ पे ये फुफ्फुसी शिरा जुड़ती है, यहाँ पे ये अरोटा जुड़ती है, शरीर में जा रहा है यहाँ से, है ना, और ये लंग्स में जा रहा है। इस प्रकार से हृदय बना सकते थे आप, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्सर्जन क्या है? तो यानी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है, सीधी सी बात है। जैसे हमारी अंदर किडनी होती है और जो क्या करती है, रक्त का शुद्धिकरण करती है, उसके मूत्र का निर्माण करती है। भोजन के पाचन में लार क्या भूमिका है? तो भोजन के पाचन में लार की भूमिका है, जो क्या करती है, स्टार्च का पाचन करती है और मुख गुहा के अंदर, है ना, स्टार्च का पाचन करती है मुख गुहा के अंदर, ठीक है। और लार क्या करती है? भोजन को चिकना बनाती है और उसको जो है हल्का सा, मतलब आप देख सकते हो कि एक प्रकार से उसको मतलब लसलसा बनाने का काम करती है। तो स्टार्च का पाचन करती है लार, ये ध्यान रखना। और उसमें म्यूकस मिल जाता है तो वो क्या हो जाता है, अंदर जाके आमाशय से क्रिया करने वाला होता है, आमाशय में जो अम्ल से क्रिया करने वाला होता है। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामक चित्र बनाइए। तो इसमें आपको सिर्फ चित्र बनाना उत्सर्जन तंत्र का। तो इसमें 2 किडनी बना देते हैं ऐसे, ये ऐसे, है ना, और इसको आप मूत्राशय से जोड़ दो यहाँ पे, ये इस प्रकार से, ये यूरेथ्रा से जुड़ गया और ये बाहर निकल गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि ये जो है मानव उत्सर्जन तंत्र। यहाँ धमनी शिराएं बता दो 2, बस सिंपल का डायग्राम बनाया करो हमेशा, ये हो गया। और अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए कि जब अवतल दर्पण में कोई मुख्य फोकस क्या होगा? तो अवतल दर्पण में जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो फोकस से गुजरती है, तो वही फोकस बिंदु होगा, सीधी सी बात है। और ये लेंस सूत्र क्या होता है? तो लेंस सूत्र तो आपको पता ही है, स्नेल का नियम क्या होता है। तो ये जो फिजिक्स के कुछ टॉपिक है, बाकी तो आपका ये पूरा पेपर हो गया। आज के लिए इतना ही, और अगर नेक्स्ट क्लास में होगा तो मैं 2 दिन प्रश्न आपको सवाल करके बताऊंगा, ठीक है। एक और चीज़ ये है कि ये जो पेपर आया है, जो बताया मैंने, इसमें से कभी कभी एक आध प्रश्न रिपीटेशन भी होता है। तो आप इसको थोड़ा अच्छे से एनालिसिस करना, तो आपके आगे का जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से होगा। तो एक बार इसको आपको पूरी तरह अच्छे से इसको एनालिसिस करना चाहिए कि इसका आंसर वास्तव में क्या था। आज के लिए इतना ही, सभी को